जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिफाई स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश एवं लोदी वंश के बारे में। दोस्तों, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, तो इन दोनों टॉपिक को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश एवं तुगलक वंश, इन तीनों को दोस्तों हम अलग अलग वीडियो में कवर किए हैं, एकदम डिटेल से पढ़े हैं। तो इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं और आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगे ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम सैयद वंश एवं लोदी वंश के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश है सैयद वंश। सैयद वंश दोस्तों मात्र 37 वर्षों तक रहा। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है, तो हो जाएगा सैयद वंश, जो कि 1414 से लेकर 1451 तक रहा। इसका मात्र 37 वर्ष का शासन रहा। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे अधिक समय तक कौन सा वंश शासन किया, तो ये हो जाएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश लगभग दोस्तों 94 वर्षों तक शासन किया था। तो इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक, और सबसे कम समय तक तो सैयद वंश हो जाएगा 37 वर्षों तक। तो दोस्तों, हमें आज सैयद वंश के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम सैयद वंश के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सैयद वंश का शासनकाल रहा 1451 तक रहा, 1414 से। तो दोस्तों, उसके संस्थापक हुए सैयद वंश के खिज्र खां। इसका शासन दोस्तों रहा 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक। फिर आए दोस्तों मुबारक शाह। मुबारक शाह आए तो दोस्तों 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तीसरे नंबर पे आए दोस्तों मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह दोस्तों आए तो 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक शासन किए। फिर दोस्तों सैयद वंश के अंतिम शासक आए आलम शाह। आलम शाह दोस्तों 1445 से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया। तो दोस्तों, अब हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं खिज्र खां के बारे में। दोस्तों, सैयद वंश के संस्थापक हुए खिज्र खां। खिज्र खां दोस्तों मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग के सहयोग प्रदान किया करते थे, यानी कि तैमूर लंग के सहायक हुआ करते थे। खिज्र खां दोस्तों तैमूर लंग के सेनापति थे, तैमूर लंग के सहायता करते रहते थे। तो तैमूर लंग जो थे सेनापति थे खिज्र खां के। दोस्तों, भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को सुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, खिज्र खां स्वयं को पैगंबर का वंशज मानता था। दोस्तों, वो पैगंबर का वंशज मानता था खुद को। दोस्तों, ये वास्तव में अरब से आए हुए थे खिज्र खां। तो ये बताता है कि हम पैगंबर के वंशज हैं, ये खुद को पैगंबर का वंशज मानता था। उसके बाद दोस्तों, खिज्र खां सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत ए आला की उपाधि धारण किए हुए था। दोस्तों, रैयत ए आला नाम से अपनी उपाधि रखा था। ये खुद को सुल्तान नहीं मानता था, या मात्र खुद को रैयत ए आला की उपाधि दे रखा था। दोस्तों, खिज्र खां ने तैमूर के चौथे पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। दोस्तों, ये खुद को सुल्तान नहीं मानता था, ये तैमूर लंग के चौथा पुत्र था जिसका नाम था शाहरुख, उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। दोस्तों, खिज्र खान जो था तैमूर लंग का सेनापति था। तो दोस्तों, यह नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख के पास में कर भेजा करता था। जो इसे राजस्व प्राप्त होता था वो दोस्तों इसे तैमूर लंग का सेनापति था, तो इसलिए वह तैमूर के पुत्र शाहरुख के पास में उसका कर भेजा करता था। खिज्र खान का प्रशासन दोस्तों उदार, न्यायिक एवं परोपकारी हुआ करता था। दोस्तों, खिज्र खान की मृत्यु हुई थी 20 मई 1451 को। 1451 को इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में खिज्र खान की मृत्यु के बाद में दोस्तों दूसरे शासक हुए मुबारक खान। दोस्तों, मुबारक खान जो था खिज्र खान का पुत्र था। मुबारक खां दोस्तों मुबारक शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। दोस्तों, खिज्र खान ने तो शासन पर बैठने पे उसने खुद को शासक नहीं मानता था, वह केवल प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। लेकिन मुबारक शाह जो कि खिज्र खान का पुत्र था, वह सिंहासन पर बैठा मुबारक शाह के नाम से। इसका असली नाम था दोस्तों मुबारक खां। ये मुबारक शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। मुबारक शाह दोस्तों एक अयोग्य शासक था। दोस्तों, याहिया बिन अहमद सरहिंदी एक रचनाकार थे जिसने रचित किए तारीख़ मुबारक शाही। इसमें दोस्तों सैयद वंश के विषय के रूप में जानकारी मिलती है। इसमें मुबारक शाह के काल को दोस्तों अशांति एवं विद्रोह का काल माना गया है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो थे दोस्तों, ये मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था इन्हें। यह याहिया बिन अहमद सरहिंदी ये मुबारक शाह के संरक्षण में रहते थे। मुबारक शाह ने दोस्तों यमुना नदी के तट पर मुबारकबाद नामक नगर बसाया। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुबारक शाह के
मुबारकबाद किसके द्वारा बसाया गया? तो दोस्तों मुबारक शाह के द्वारा। यह खिज्र खां का पुत्र था। तो यमुना नदी के तट पर मुबारकबाद नामक नगर बसाया गया था दोस्तों। फिर 19 फरवरी आई 1434 को, जब दोस्तों उसका सरदार था सरोवर उल मुल्क ने छल द्वारा मुबारक शाह की हत्या कर दी। किसके द्वारा? तो सरोवर उल मुल्क जो उनका सरदार था उसने मुबारक शाह की हत्या की। तो दोस्तों 1434 को मुबारक शाह की हत्या हो गई। फिर दोस्तों आए मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह दोस्तों इनका वास्तविक नाम था फरीद खां, जिनका शासनकाल रहा 1434 से लेकर 1445 तक। मोहम्मद शाह का शासन में दोस्तों पंजाब व मुल्तान के शासक बहलोल लोदी, जो कि खान ए खाना की उपाधि दी थी तथा इन्हें पुत्र कहकर पुकारा था। दोस्तों बहलोल लोदी जो था मोहम्मद शाह के शासन में पंजाब एवं मुल्तान पर शासन किया करता था। तो दोस्तों इसे मोहम्मद शाह के द्वारा खान ए खाना की उपाधि दी गई थी तथा इन्हें पुत्र कहकर पुकारा जाता था। दोस्तों यह अपनी राजधानी से दुश्मनों से सुरक्षितार्थ करने के लिए बहलोल लोदी पर निर्भर था, इसलिए दोस्तों इसे पुत्र कहकर पुकारता था। इसकी राजधानी में दुश्मनों से सुरक्षा करने के लिए बहलोल लोदी पर ही निर्भर थे। बहलोल लोदी वहाँ पर पंजाब और मुल्तान का शासक हुआ करता था। तो दोस्तों मोहम्मद शाह का शासन दिल्ली से 20 कोस की ही परिधि में सिमट गया, यानी कि दोस्तों इसका शासक काफ़ी दूर के राज्यों में नहीं था, केवल मात्र दिल्ली में ही शासन बचा था और सभी अलग अलग राज्यों में विभक्त हो चुके थे। इसका ज़्यादा क्षेत्रफल पर शासन नहीं हुआ करता था, तो मात्र इसीलिए कहा गया है कि दिल्ली से 20 कोस की परिधि में सिमट गया। तो दोस्तों मात्र दिल्ली से पालन तक ही इसका शासन रहा और इसका ज़्यादा क्षेत्रफल पे शासन नहीं रहा। तो ये मोहम्मद शाह, इसके समय में दोस्तों सल्तनत काल का पतन होना शुरू हो गया था। तो दोस्तों मोहम्मद शाह शासन में दिल्ली में 20 कोस की परिधि में सिमट गया, इसलिए कहा गया है। उसके बाद में दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह आया, जो कि सैयद वंश का अंतिम शासक कहलाया। दोस्तों अलाउद्दीन का शासनकाल रहा 1445 से लेकर 1451 तक। इसका अपने वजीर हमीद खां से दोस्तों झगड़ा हो गया। तो दोस्तों वजीर यानी कि प्रधानमंत्री अलाउद्दीन अहमद आलम शाह का प्रधानमंत्री हुआ करता था हमीद खां, जिसे अलाउद्दीन आलम शाह का झगड़ा हो गया। इसके बाद में दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह ने अपनी स्वेच्छा से दिल्ली का शासन छोड़ दिया था एवं बदायूं चले गए थे। दोस्तों बदायूं क्यों गए? तो ये बदायूं के पहले गवर्नर हुआ करते थे, तो ये बदायूं चले गए थे। उसके बाद में दोस्तों हमीद खां ने बहलोल लोदी को दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। तो दोस्तों उसके बाद में बहलोल लोदी गाजी के नाम से दिल्ली का सिंहासन पर बैठा एवं प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली। दोस्तों याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए। तो 5 वंश में दोस्तों गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश एवं सैयद वंश, ये सब तुर्की शासक हुए हैं। एवं अंतिम शासक जो हुआ लोदी वंश का, इसमें दोस्तों अफ़गानी आए थे। तो दोस्तों यही कहा गया है कि सिंहासन पर बैठा एवं प्रथम अफ़गान साम्राज्य की नींव डाली। तो दोस्तों शाह आलम की मृत्यु कब हुई? तो 1476 ईस्वी में शाह आलम की मृत्यु बदायूं में हुई। दोस्तों वैसे तो 1451 में सैयद वंश समाप्त हो चुका था, लोदी वंश आ चुका था। तो सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। शाह आलम की मृत्यु बाद में हुई थी 1476 ईस्वी में बदायूं में। उससे पहले बहलोल लोदी के द्वारा सिंहासन ले लिया गया था। तो दोस्तों अलाउद्दीन अहमद आलम शाह जो था, उनका प्रधानमंत्री वजीर खां से झगड़ा होने के बाद में अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं चले गए। फिर बाद में बहलोल लोदी शासन संभाल लिया। उसके बाद में आया दोस्तों लोदी वंश। तो लोदी वंश का शासन हुआ दोस्तों 1451 से लेकर 1526, सल्तनत काल का अंतिम शासक। पहला दोस्तों बहलोल लोदी आया, जिसने लोदी वंश की स्थापना की। तो इसका शासन रहा 1451 से लेकर 1489 तक। फिर दोस्तों आया सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक शासन किया। उसके बाद में दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक आया इब्राहिम लोदी, जिसने 1517 से लेकर 1526 तक शासन किया। फिर दोस्तों अब बहलोल लोदी के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो दोस्तों बहलोल लोदी 1451 से लेकर 1489 तक दिल्ली का प्रथम अफगान हुआ। तो दोस्तों अफ़गानिस्तान का रहने वाला था, तो यह प्रथम अफगान शासक हुआ। कौन हुआ? तो बहलोल लोदी प्रथम अफगान शासक हुआ। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो दोस्तों बहलोल शाह गाजी की उपाधि लेकर बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? तो 1451 में 19 अप्रैल को
बहलोल लोदी गद्दी पर बैठा था। दोस्तों जौनपुर को एक बार फिर से यह बहलोल लोदी ने दिल्ली में शामिल कर लिया था। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैयद वंश में सब अलग अलग हो गए थे, जौनपुर सब अलग अलग हो गए थे। उसके बाद में इसने फिर से एक बार बहलोल लोदी ने दिल्ली में शामिल कर लिया। तो दोस्तों बहलोल लोदी सरदारों को मनसद ए आली कहकर पुकारता था। क्या दोस्तों? तो मनसद ए आली कहकर बहलोल लोदी के द्वारा अपने सरदारों को पुकारा जाता था। तो पूछा जाता है दोस्तों मनसद ए आली से की उपाधि से किसे पुकारा जाता था? तो बहलोल लोदी के द्वारा अपने सरदारों को पुकारा जाता था मनसद ए आली कहकर। दोस्तों बहलोल लोदी ने कुछ सिक्के का प्रचलन किया था जिसमें बहलोल सिक्के थे। बहलोली सिक्के का प्रचलन दोस्तों बहलोल लोदी के द्वारा किया गया। तो दोस्तों याद रखने में आसानी तो ऐसे भी होगी कि बहलोल से बहलोल लोदी, तो बहलोली सिक्के उसी के द्वारा चलाए गए। दोस्तों जुलाई 1489 आया तो इसमें जलाली के निकट बीमार पड़ने के कारण बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई। याद रखिए दोस्तों 1489 ईस्वी को, जुलाई के महीने में 1489 को बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई। दोस्तों बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी हुआ सिकंदर शाह। सिकंदर शाह दोस्तों बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी हुआ। उसके बाद में दोस्तों सिकंदर लोदी आया। सिकंदर लोदी दोस्तों 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक शासन किया, जिसमें 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह लोदी के नाम से सिंहासन पर बैठा। किस नाम से? तो सिकंदर शाह लोदी के नाम से सिंहासन पर बैठा। कब बैठा? तो 17 जुलाई 1489 ईस्वी को। सिकंदर शाह लोदी का वास्तविक नाम दोस्तों था निजाम खां। निजाम खां दोस्तों सिकंदर शाह लोदी का वास्तविक नाम था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि निजाम खां किसका नाम था? तो सिकंदर शाह लोदी का वास्तविक नाम था। दोस्तों जौनपुर के हुसैन शाह सरकी था, उसको पराजित करके सिकंदर लोदी ने बिहार एवं तिरहुत राज्य को दिल्ली में मिला लिया था। दिल्ली में दोस्तों बिहार एवं तिरहुत को मिलाया गया था और पहले उसने जौनपुर को मिलाया गया था। तो 1504 ईस्वी में आगरा की नींव डालकर उसे अपने साम्राज्य में मिलाया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव डालकर इसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो कब बनाया था? तो 1504 ईस्वी में आगरा की नींव डाली। पूछा जाता है दोस्तों कि आगरा किसके द्वारा बसाया गया? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर बसाया गया एवं उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो सिकंदर शाह लोदी वंश का दोस्तों सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है, यानी कि सबसे सफल व्यक्ति था लोदी वंश का सिकंदर शाह। तो सिकंदर शाह सर्वाधिक सफल व्यक्ति माना जाता है लोदी वंश का। दोस्तों पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सिकंदर शाह लोदी वंश का सबसे सफल शासक कौन हुआ? तो लोदी वंश का सबसे सफल शासक हुआ सिकंदर शाह लोदी। दोस्तों उसके बाद में आता है सिकंदर लोदी एक कट्टर मुसलमान भी था। दोस्तों कट्टर मुसलमान यानी इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को जो तोड़ दिया, उसके बाद में दोस्तों इसके द्वारा इसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दिया था। दोस्तों ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति जो थी इसे तोड़कर इसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था। सिकंदर लोदी ने दोस्तों मुसलमानों को ताजिया निकालने, जैसे मुहर्रम में वो निकालते हैं, तो ताजिया निकालने व मुसलमान स्त्रियों के पीरों एवं संतों के मज़ारों पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों सिकंदर लोदी की मृत्यु गले की बीमारी के कारण हो गई। सिकंदर लोदी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो किसी ने हत्या नहीं की थी इनकी, लगभग तो हर शासक की हत्या ही की गई है, तो इनकी हत्या नहीं हुई थी सिकंदर शाह लोदी की, इनके गले में बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों अब आते हैं इब्राहिम शाह लोदी। तो इब्राहिम शाह लोदी है दोस्तों जो कि लोदी वंश के अंतिम शासक हुए। 22 नवंबर 1517 को सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे इब्राहिम शाह लोदी। इब्राहिम लोदी दोस्तों अफ़गान सरदार ने बिहार के गवर्नर दरिया खां लोहानी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। दोस्तों इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के मध्य 1517 से 1518 ईस्वी में घटोली का युद्ध हुआ। याद रखिए दोस्तों राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो घटोली का युद्ध हुआ। इसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो दोस्तों इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के हुए मध्य युद्ध में घटोली के युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। दौलत खां लोदी एवं आलम खां जो कि बहलोल लोदी का पुत्र था, याद रखिएगा दोस्तों दौलत खां एवं आलम खां बहलोल लोदी का पुत्र था, ने काबुल में शासक थे बाबर, जिनकी इब्राहिम खां के युद्ध के विरुद्ध
आक्रमण का निमंत्रण भेजा था। दोस्तों इब्राहिम के विरुद्ध जो कि युद्ध करना था, तो आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा बाबर को निमंत्रण किसके द्वारा भेजा गया? तो आलम खां जो कि बहलोल लोदी का पुत्र था एवं दौलत खां के द्वारा। काबुल के शासक बाबर थे जो इब्राहिम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए निमंत्रण भेजा गया था। फिर दोस्तों बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम की हत्या कर मुगल वंश की नींव डाली। तो दोस्तों यहीं पर लोदी वंश समाप्त होता है। युद्ध होता है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम और बाबर के बीच में। तो बाबर और इब्राहिम के बीच हुए युद्ध 1526 में जो हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध, इस युद्ध में दोस्तों इब्राहिम की हार हुई। इब्राहिम के हार के बाद में दोस्तों बाबर जीत गया, जिसने मुगल वंश की नींव डाली। तो अब यहाँ से दोस्तों 1526 से शुरू हो जाता है मुगल वंश। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1526 पर समाप्त होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज सैयद वंश एवं लोदी वंश। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता हो पहुँचे होंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्त आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिले, और अपने दोस्तों के पास में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।